नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आप दुनियादारी देख रहे हैं। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा बुलेटिन होता है जो हम सोमवार से शुक्रवार तक दिखाते हैं। मेरे साथी भी बीच बीच में प्रस्तुत करने आते हैं। कभी आप हौसला बढ़ाते हैं, कभी खिंचाई करते हैं। मत किया करो। आपका ये जो छोटा भाई है ये भी कभी कभी दूसरे कामों में मुब्तला हो जाता है और ये भी कभी नया था, तो आप लोगों ने लगातार मौका दिया, कमियां बताई, जहां ज़रूरी लगा वहां सराहना की। तो नए लोगों को लगातार मौका मिलना चाहिए ना। जब आप लोग क्रिकेट देखते हो तो यही बोलते हो ना कि बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होनी चाहिए, नए टैलेंट को आगे लाना चाहिए। तो ये लल्लन टॉप भी तो आप ही का है। तो अगर यहाँ पर जो बेंच के लोग हैं, नए लोग हैं, वो आगे आ रहे हैं तो उनको आपके हिस्से की तरफ से हौसला मिलेगा ना। अभी ऐसे पिंकी प्रॉमिस करके जाना, आज के एपिसोड के बाद मैं बीच बीच में आता रहूँगा, लेकिन नए लोग भी आएंगे जो इस शो को प्रस्तुत करेंगे। ये तो वेरिएबल हो गए। देखिए, हम लोग वेरिएबल हैं, ऐसे फिज़िक्स में और मैथ्स में पढ़ाया जाता है ना। एक होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ये है कि इस शो के जो राइटर हैं अभिषेक सोनू जी, चाहे हम खबर बाँचें, चाहे हमारी जगह फातिमा बाँचें या कोई और बाँचे, तो वही लिखते हैं। तो आप क्वालिटी को लेकर एकदम 100% निश्चिंत हो सकते हैं। अब शुरू करते हैं इस प्रवचन के बाद आज का दुनियादारी। आज के दुनियादारी में हम आपको बहुत सारी खबरें बताएंगे। हमें ये जिज्ञासा हुई कि भारत में दो बड़ी चीज़ें ऐसी हुई। एक तो ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में, और ये जुबैर के ही ट्वीट्स थे जिसके बाद नूपुर शर्मा वाला जो प्रसंग है वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय हुआ था। तो उत्सुकता ये हुई कि इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में, मतलब जो अमेरिका के न्यूज़पेपर हैं, ब्रिटेन के और दूसरे देशों के, उनमें किस तरह से इस खबर को प्रेजेंट किया जा रहा है, जुबैर की गिरफ्तारी को। इसके बाद उदयपुर में जो दो लोगों ने एक व्यक्ति का गला काट दिया। और क्यों काट दिया? क्योंकि उन्होंने कहा, उन दो लोगों ने, कि इन्होंने इस्लाम में गुस्ताखी की है। तो ये जो आतंकवादी घटना है, इसके बारे में किस तरह की कवरेज हुई, ये जानने की हमें जिज्ञासा हुई। इसके अलावा भी खबरें हैं, जैसे फ्रांस में एक आदमी को सबसे सख्त सज़ा दी जा रही है और फ्रांस में फांसी नहीं होती, तो वो सज़ा क्या है और उस सज़ा की वजह क्या है, कौन से आतंकी हमले हैं और उसका क्या कनेक्शन है, इसके बारे में बात करेंगे। और अफ्रीका के दो देश हैं जो अपनी बाउंड्री को लेकर बड़े झगड़े में लगे हुए हैं, तो उसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दुनियादारी। सबसे पहले मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर जो रिएक्शंस आ रही हैं वो जान लेते हैं। इस घटनाक्रम पर कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी सीपीजे ने तीखी टिप्पणी की। सीपीजे पत्रकारों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाती रही है। सीपीजे के लिए एशिया से जुड़े मामले देखने वाले स्टीव बटलर ने लिखा कि पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी दिखाती है कि भारत में प्रेस की आज़ादी और भी निचले पायदान पर चली गई है। सरकार ने सांप्रदायिक मुद्दों पर प्रेस रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए शत्रुतापूर्ण और असुरक्षित वातावरण बना रखा है। इत्तेफाक ऐसा था कि जिस दिन जुबैर की गिरफ्तारी हुई, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने जर्मनी पहुंचे थे। समिट के दौरान G7 देशों ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने से संबंधित एक दस्तावेज पर दस्तखत किए। इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। इस दस्तावेज में ये बात लिखी थी कि सभी देश प्रेस और अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैसे G7 का जिक्र चल रहा तो बता दें, ये मैं पेपर लीक कर रहा हूँ। इस बार का जो मास्टर क्लास है दुनियादारी का, वो G7 और इसी तरह के संस्थानों पर है। बहरहाल, हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल रिएक्शंस की। अब अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की सुर्खी देखते हैं। इसने लिखा, इंडियन मुस्लिम जर्नलिस्ट क्रिटिक ऑफ मोदी अरेस्टेड ओवर ट्वीट्स। और अंदर क्या लिखा? भारत के मुस्लिम पत्रकार और मोदी के आलोचक ट्वीट करने के लिए गिरफ्तार। ये तो हेडिंग हो गई। इसके बाद लिखा कि जुबैर की गिरफ्तारी की टाइमिंग और उनके ऊपर लगाए गए चार्जेस से ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब बदले की कार्रवाई के तहत किया गया है, वो भी ऐसे समय पर जब मोदी सरकार और उनके समर्थक आलोचकों को निशाना बना रहे हैं। चर्चित ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने खबर को नूपुर शर्मा के केस से जोड़ा। लिखा कि इस मुद्दे ने इतना तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि जुबैर ने नूपुर शर्मा का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। ट्विटर पर वायरल होने के बाद अरब देशों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। बवाल बढ़ने के बाद बीजेपी ने नूपुर शर्मा को और नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल दिया था। एक और अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की सुर्खी है, अरेस्ट ऑफ जर्नलिस्ट इन इंडिया एड्स टू प्रेस फ्रीडम कंसर्न, यानी
भारतीय पत्रकार की गिरफ्तारी ने प्रेस की आज़ादी को लेकर चिंता बढ़ाई। एनवाईटी ने यह भी दर्ज किया कि जुबैर की गिरफ्तारी में एक सबक छिपा है। ये पीएम मोदी और उनकी पार्टी के हिंदू राष्ट्रवादी नजरिए के आलोचकों के खिलाफ चालू व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है। अखबार ने आगे लिखा कि यह बात चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि उसी समय पीएम मोदी G7 देशों के साथ प्रेस और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भाषण दे रहे थे। एनवाईटी ने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी का जिक्र भी किया। अखबार ने दोनों की गिरफ्तारी को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की गिरती रैंकिंग से जोड़ा। गौरतलब है कि प्रेस फ्रीडम के मामले में भारत 8 अंक गिरकर 150वें स्थान पर पहुंच गया है। अल जजीरा, इसके बारे में भी जान लीजिए। इसकी सुर्खी है, इंडिया जर्नलिस्ट मोहम्मद जुबैर अरेस्टेड फॉर 2018 ट्विटर पोस्ट, यानी 2018 में किए गए ट्वीट के लिए पत्रकार मोहम्मद जुबैर गिरफ्तार। अरब न्यूज़ ने सुर्खी लगाई, अरेस्ट ऑफ मुस्लिम जर्नलिस्ट स्पार्क्स वाइड स्प्रेड आउटरीच इन इंडिया, यानी मुस्लिम पत्रकार गिरफ्तारी के बाद देश भर में हंगामा। इन सब के अलावा डॉन और CNN ने भी जुबैर की गिरफ्तारी को प्रमुखता से प्रकाशित किया। भारत में हफ्ते की दूसरी बड़ी घटना राजस्थान के शहर उदयपुर में घटी। 28 जून को उदयपुर में मोहम्मद रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस ने एक टेलर कन्हैया लाल का सर धड़ से अलग कर दिया। दोनों की नाराजगी इस बात से थी कि कन्हैया लाल ने नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट की थी। राजस्थान पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA इस आतंकी संगठन वाले लिंक की इस मामले में जांच कर रही है। उदयपुर हिंसा पर विदेशी अखबारों ने क्या लिखा, गौर करिएगा, वही अखबार हैं। अब हेडिंग देखिएगा। गार्जियन ने सुर्खी लगाई, किलिंग ऑफ हिंदू टेलर प्रॉम्प्ट्स इंटरनेट शटडाउन इन इंडियन स्टेट ओवर अनरेस्ट फियर्स, यानी हिंदू टेलर की हत्या के बाद तनाव बढ़ा, राजस्थान में इंटरनेट बंद। गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि नूपुर शर्मा की बर्खास्तगी के बाद भी विवादित टिप्पणी वाले मामला चर्चा में है। अखबार ने ध्यान दिलाया कि अगले साल होने वाले जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव हैं उस पर गौर करिए। ऐसे में ये घटना सांप्रदायिकता को और बढ़ावा दे सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सुर्खी लगाई, रिलीजियस अनरेस्ट स्प्रेड्स इन इंडिया विद किलिंग ऑफ हिंदू मैन। अखबार ने इस घटना को नूपुर शर्मा के मामले से जोड़ा। एनवाईटी अपनी रिपोर्ट में लिखता है, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद देश में लगातार तनाव बढ़ रहा है। कन्हैया लाल की हत्या ने आग में घी डालने का काम किया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन, उसने इस घटना की रिपोर्टिंग के साथ साथ पाकिस्तान की सरकार का रिएक्शन भी प्रमुखता से छापा। डॉन अखबार ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के हवाले से लिखा, भाजपा की हिंदुत्ववादी सरकार इस हत्या का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने के लिए कर रही है। पाकिस्तान के किसी संगठन का इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। हांगकांग से संचालित होने वाले अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उसकी टिप्पणी देखिए। उदयपुर में हुई हत्या की तुलना फ्रांस की एक पुरानी घटना से की। अक्टूबर 2020 में फ्रांस में एक टीचर सैमुअल पैटी की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। पैटी ने अपनी क्लास में कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया था। पैटी की हत्या के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी की हत्या करार दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि इस्लाम में सुधार की ज़रूरत है। उनके बयान के बाद मुस्लिम देशों में फ्रांस के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट हुए थे। अल जजीरा, उसने उदयपुर हिंसा पर छपी रिपोर्ट में जमात इस्लामी हिंद और असदुद्दीन ओवैसी के बयानों को प्रमुखता से छापा। दोनों ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया था और घटना की निंदा की थी। BBC ने इस घटना पर सुर्खी लगाई, राजस्थान ऑन एज आफ्टर प्रॉफेट मोहम्मद रो बीहेडिंग, यानी पैगंबर मोहम्मद विवाद के बीच सर काटने की घटना के बाद राजस्थान में तनाव। इन दोनों घटनाओं के अपडेट्स आपको लगातार लल्लन टॉप पर शो में और दूसरी जगहों पर मिलते रहेंगे, पर यहाँ पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूँ, उसके बाद आगे की खबरें बताऊंगा। बीजेपी और उसके समर्थक, खासतौर पर समर्थक, सोशल मीडिया पर यह कहते हैं कि जो पश्चिमी अखबार हैं इनका एक एजेंडा चलता है लगातार, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, इन सब का, और ये नरेंद्र मोदी सरकार की मुखालफत करते हैं। दूसरा जो पक्ष है बीजेपी का विरोधी, वो कहता है कि ये अखबार हमें सत्य बताते हैं। आपका क्या सोचना है, मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियाँ सुनते हैं। पहली सुर्खी फ्रांस से है। पेरिस आतंकी हमले के आखिरी जीवित हमलावर सलाह अब्देसलाम को आजीवन जेल की सज़ा सुनाई गई है, यानी आखिरी सांस तक जेल में रहना होगा और पैरोल मिलने का भी चांस नहीं के बराबर रहेगा। इसे आधुनिक फ्रांस के इतिहास की सबसे कठोर सज़ा बताया जा रहा है। फ्रांस में 1981 में मौत की सज़ा का प्रावधान खत्म कर दिया गया था।
हालिया फैसले में सलाह के अलावा 19 और लोगों को 2 से लेकर 30 बरस के बीच सजा दी गई। 6 को उनकी अनुपस्थिति में सजा सुनाई गई। इन लोगों ने आतंकी हमलों को अंजाम देने में मदद की थी। ये पेरिस टेरर अटैक क्या है, जरा इसको रिवाइज करते हैं। जनवरी 2015 में फ्रेंच अखबार शार्ली हेब्दो ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून पब्लिश किए थे। इस्लामी जगत में इसकी आलोचना हुई। 7 जनवरी को 2 मुस्लिम भाई शार्ली हेब्दो के दफ्तर में घुसे, गोलीबारी कर 12 लोगों की जान ले ली। इनमें से कई फ्रांस के सबसे मशहूर कार्टूनिस्ट थे। 11 लोग घायल भी हुए। इस हमले के बाद पूरे फ्रांस में आतंकी हमलों की सीरीज शुरू हो गई। सबसे भीषण हमला 13 नवंबर 2015 को हुआ था। इस दिन आतंकवादियों ने पेरिस में रेस्तरां, बार, स्टेडियम और म्यूजिक कॉन्सर्ट जैसे भीड़भाड़ वाले ठिकानों पर हमले किए थे, जिसमें 130 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों घायल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये फ्रांस की धरती पर हुआ सबसे बड़ा हमला था। बाकी हमलावरों ने खुद को बम से उड़ा लिया था, लेकिन सलाह बच गया था। उसकी जो सुसाइड पेटी थी, वेस्ट थी, वो नहीं फटी थी। उसे गिरफ्तार किया गया। बाद में पुलिस ने साजिश रचने के आरोप में और लोगों को पकड़ा। सितंबर 2021 में उनके ऊपर मुकदमा शुरू हुआ। 9 महीने तक तमाम सर्वाइवर्स ने, पुलिस ने, पत्रकारों ने और पीड़ितों के घर वालों ने गवाही दी। कोर्ट की शुरुआती कार्रवाई में सलाह अपने फैसले को सही ठहराता रहा। बोला कि मैं इस्लामिक स्टेट का सिपाही हूँ और इस्लाम की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन बाद में उसका मन बदला। उसने अपने किए के लिए माफ़ी मांगी और बोला कि उसने किसी की हत्या नहीं की, उसे सज़ा देना गलत होगा। अदालत ने उसकी इस अपील पर ध्यान नहीं दिया। जाहिर सी बात है। दरअसल अदालत को जो सबूत मिले थे वो उनके मुताबिक अंतिम समय पर सलाह का कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था। वो बम इसलिए नहीं फोड़ पाया क्योंकि उसकी सुसाइड वेस्ट में खराबी आ गई थी। हमले के 6.5 बरस बाद आतंकियों को सज़ा तो मिल गई, लेकिन जिन घरों में खालीपन छूट गया उसकी भरपाई कौन कर सकता है। न्याय की अवधारणा इस मुकाम पर आकर असहाय हो जाती है। और यहाँ पर एक सवाल और भी है, ये कौन से धर्म हैं जो खुद को बचाने के नाम पर दूसरों को मारते हैं, दूसरों को प्रताड़ित करते हैं। पेरिस अटैक के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहें तो हम एक रेकमेंडेशन भी देंगे आपको। एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है नवंबर 13 अटैक ऑन पेरिस। इसको आप ज़रूर देखने की कोशिश करिएगा। आज की जो दूसरी बड़ी सुर्खी वो अफ्रीकी महाद्वीप से जुड़ी है। अफ्रीका का आप नक्शा देखेंगे तो उत्तर दिशा में आपको 2 देश दिखेंगे बड़े, सूडान और इथियोपिया। इजिप्ट से जब नीचे आएंगे तो आपको नजर आएंगे ये देश। इन दोनों देशों के बीच 700 किलोमीटर लंबी साझा सीमा है। इस सीमा के निर्धारण को लेकर इनके बीच लंबे समय से फाइट चल रही है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बातचीत में उनकी फाइट चल रही है। और इसकी वजह ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। ये जो टुकड़ा है इसके नामकरण की भी कहानी है। इसको सूडान वाले कहते हैं अल फशका और इथियोपिया वाले कहते हैं अल फशगा। हैं फशका और फशगा, बस देख रहे हो आप। मतलब मैंने इसको पढ़ा तो मैं ही कंफ्यूज हो गया। तो हमने सोनू जी से पूछा कि यही है फशका और फशगा। अब इसमें क्या हुआ, हमको शुबह हुआ, हमने पूछ लिया और इसी बहाने आपका भी डाउट क्लियर हो गया, है ना। 2 बार में पता चल गया। पूछ लिया करो, कुछ ना पता हो, कोई हेट ही नहीं है इसमें। अब ये जो झगड़ा है इस ज़मीन के टुकड़े को लेके, इसकी बुनियाद क्या है। दोनों देशों के बीच में 1902 में एक संधि हुई थी जिसमें तय हुआ था कि ये इलाका सूडान का है। पर बाद के बरसों में क्या हुआ, ज़मीन के इस टुकड़े पर धीमे धीमे इथियोपिया के लोग बसने लगे और इन लोगों की वफादारी भी इथियोपिया के लिए थी, जबकि टुकड़ा सूडान का था। ये लोग इथियोपिया की सरकार को ही टैक्स चुकाते थे और फिर बाद में यही फसाद की वजह बना। सूडान की मांग थी कि इथियोपिया के ये लोग इलाका खाली कर दें और इथियोपिया का कहना था कि सूडान की फ़ौज उनके नागरिकों का शोषण कर रही है। ये कई दशकों तक चला। फिर 2008 का साल आया। इस बरस दोनों देशों के बीच एक और समझौता हुआ। क्या तय हुआ इसमें कि इथियोपिया अल फशका को सूडान का हिस्सा मानने के लिए तैयार हो जाएगा। वो तैयार हो गया। बदले में सूडान ने कहा कि इथियोपिया के लोग जो इस इलाके में रह रहे हैं वो रह सकते हैं। जब ये समझौता हुआ तब इथियोपिया की सत्ता में थे टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, TPLF। ये एक संगठन था जो उसमें शामिल था सत्ता में। जब तक TPLF सत्ता में साझेदार रहा तब तक परिस्थितियां शांतिप्रिय रहीं। पर 2018 में हो गया तख्ता पलट और TPLF इथियोपिया के टिग्रे तक ही सीमित हो गया। और जैसे ही वो सत्ता से बेदखल हुआ, अल फशका में रहने वाले लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। उनका कहना था कि 2008 का जो समझौता हुआ
वो उनकी मर्जी के खिलाफ था, वो इसमें राज़ी नहीं थे और इसके बाद से सीमा पर लगातार झड़पें होने लगीं। फिर सूडान की सेना ने हथियारों के दम पर इलाके को इथियोपिया के लोगों से खाली करा लिया। इससे तनाव और बढ़ गया। दोनों देश इस इलाके पर अपना हक जता रहे थे। 2020 में दोनों देश बातचीत की मेज पर भी बैठे। तय हुआ कि सीमा विवाद को बैठकर सुलझा लिया जाएगा, लेकिन यह संभव होता उससे पहले ही दूसरा बवाल हो गया। अब ये क्या है? 22 जून को सूडान के 7 सैनिकों और एक नागरिक को अगवा किया गया। फिर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनकी लाशों को खुले में टांग दिया गया। सूडान का आरोप है कि यह हत्या इथियोपिया की फौज ने की। इथियोपिया इससे इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि सूडान की फौज हमारे इलाके में दाखिल हुई, वहां उनकी मुठभेड़ लोकल गैंग से हुई। इथियोपिया ने यह भी कहा कि घटना के वक्त हमारे सैनिक वहां पर मौजूद ही नहीं थे। सूडान इस सफाई से संतुष्ट नहीं हुआ। उनके यहाँ इथियोपिया के दूतावास के बाहर प्रोटेस्ट होने लगे। सूडान की सेना ने बदला लेने की धमकी भी दी। फिर 28 जून को खबर आई कि सूडान ने इथियोपिया पर हमला किया और फिर दावा किया कि उसने इथियोपिया के कब्जे वाली जमीन का एक हिस्सा वापस हासिल कर लिया है। इथियोपिया का कहना है कि 29 जून की शाम तक सूडान की तरफ से भारी बमबारी हुई, लेकिन इससे कोई हताहत नहीं हुआ। इथियोपिया का कहना है कि सूडान उसके यहाँ गृह युद्ध का फायदा उठाकर अल-फशगा पर कब्जा जमाना चाहता है। 8 लोगों की हत्या के बाद उसे एक बहाना मिल गया। बढ़ते तनाव के बीच अफ्रीकन यूनियन की तरफ से शांति की अपील आई, कोशिश चल रही है। यूनियन ने कहा, मतलब नो सरप्राइज, आप गैस कर सकते हैं, दोनों देश संयम बरतें, बातचीत का सहारा लें। पर जानकार कह रहे हैं कि कोरोना महामारी के बाद दोनों देश समस्याओं से जूझ रहे हैं, माली हालत खराब है और ऐसे में जरा सा ट्रिगर पॉइंट बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूडान की फौज अभी भी हमले में जुटी है। अल-फशगा के आसमान में सूडान के मिलिट्री प्लेन चक्कर लगा रहे हैं। इस सूडान वर्सेस इथियोपिया के युद्ध में जो भी अपडेट होंगे हम आपको बताते रहेंगे। जाने से पहले एक और सुर्खी मैक्सिको से। 29 जून को मैक्सिको में एक और पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये 2022 में मैक्सिको में किसी पत्रकार की हत्या की 12वीं घटना है। पत्रकार एंटोनियो डेला क्रूज पर हमला उस समय हुआ जब वो अपने घर से निकल रहे थे। हमले के वक्त एंटोनियो की 23 साल की बेटी भी उनके साथ थी। हमले में उन्हें भी चोट आई। एंटोनियो पिछले 3 दशक से बतौर रिपोर्टर काम कर रहे थे। मैक्सिको में पत्रकारों पर हमला नई बात नहीं है। मई महीने में वेराक्रूज राज्य में 2 मैक्सिकन पत्रकारों येसेनिया मोलिनेडो और शीला जोहाना गार्सिया की हत्या कर दी गई। साल 2000 से अब तक 150 से ज़्यादा पत्रकार मैक्सिको में मारे जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा स्थानीय पत्रकार निशाने पर रहते हैं। ये पत्रकार सामान्य तौर पर बड़े मीडिया संस्थानों से ताल्लुक़ नहीं रखते और क्रिमिनल गैंग्स के लिए उन्हें चुप कराना ज़्यादा आसान होता है। सरकार भी स्थानीय पत्रकारों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देती। वहाँ की बात है, बाकी जगह भी यही हाल है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर के राष्ट्रपति बनने के बाद इन घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। ओब्राडोर दिसंबर 2018 में मैक्सिको के राष्ट्रपति बने थे और उसके बाद से पत्रकारों पर होने वाले हमलों की संख्या 85% बढ़ गई। मैक्सिको में साल 2021 में 7 पत्रकारों की हत्या हुई और मैंने आपको बताया 2022 अभी आधा बीता है, 12 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। ये हम सब के लिए, दुनिया में आप किसी भी देश के नागरिक हों, सबके लिए विचार का विषय है कि जिनका काम आप तक निर्भीक होकर खबरें पहुंचाना है, उनकी हिफाजत की चिंता भी उनके देशवासी करें, लोकतंत्र करें, संस्थान करें। आज का दुनियादारी यहीं पर ख़त्म होता है। दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं आपको, इस उम्मीद के साथ कि हमारा देश और हमारे देशवासी दुनिया की इन खबरों से सबक भी लें, जागरूक भी हों और एक उत्सुकता भी पैदा हो दुनिया को निरखने की। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।